हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लर्न कराएंगे लिविंगस्टन का जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स थ्योरी थी उसके बारे में। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको इसके प्रीवियस नॉलेज देना चाहूँगा। इसके पहले मैंने आपको कई थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, चाहे वो विगपुस थ्योरी हो, चाहे वो लिविंगस्टन का से पहले जो भी फायरेनिस थ्योरी है या लुई फिलिप्स की थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी है, मार्क्स की थ्योरी है, श्यूम्पेटर की थ्योरी है। जो भी थ्योरियाँ हमने पढ़ा है फ्रेंड, उन थ्योरी में हमने एक चीज़ लर्न किया कि किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए, किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से वेरिएबल हैं जिसे इकोनॉमी में चेंज करने की ज़रूरत होती है। अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो उसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सेविंग रेट है, कैपिटल फॉर्मेशन है, या लेबर स्पेशलाइजेशन है, कहीं ना कहीं इनोवेशन की बात करता है, और कहीं ना कहीं डिसगाइंड अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की बात करता है। तो हर थ्योरी, हर एक मॉडल्स एक आइडियाज़ देता है कि हमें इकोनॉमी को बेटर रन कराने के लिए कहाँ से और कौन से स्टेप लेने हैं। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लिविंगस्टन ने भी एक नया थ्योरी दिया, क्योंकि इसके पहले विगपुस थ्योरी आई थी और विगपुस थ्योरी बताया कि एक बहुत बड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके एवज में प्रोफेसर लिविंगस्टन ने इन्होंने बोला कि एक बहुत बिग प्रयास की रिक्वायरमेंट की नहीं, बल्कि एक मिनिमम और आवश्यक प्रयास की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि एक क्रिटिकल मिनिमम, एक क्रांतिक प्रयास की ज़रूरत है। मिनिमम हो लेकिन वो आवश्यक हो, एक एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। बोला कि अगर देखो चीज़ों को समझना है तो फ्रेंड थोड़ा सा वेट करना। क्रिटिकल मिनिमम थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप अपनी कंट्री में या कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अगर उस कंट्री में बिजनेस सर्कल पॉवर्टी है, बिजनेस सर्कल पॉवर्टी प्रोफेसर नरकशे का आपने सुना होगा, उसके सप्लाई साइड और डिमांड साइड सुना होगा। हमने वहाँ पर ही पढ़ाया था कि जब बिजनेस सर्कल होता है वहाँ पर लो इनकम होती है, फिर लो सेविंग की बात करेंगे, फिर लो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और लो आउटपुट की बात करेंगे। तो फ्रेंड, अगर हम लो इन्वेस्टमेंट है, लो सेविंग है, लो इन्वेस्टमेंट है, लो आउटपुट है, तो ये सर्कल चलता जाता है और ये सर्कल टूट ही नहीं रहा है। तो एक कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इज़ पुअर, एक गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि गरीब है वो। तो कहा जाता है कि आपको अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो इस बिजनेस सर्कल को तोड़ना पड़ेगा, और इसे तोड़ने के लिए श्यूम्पेटर ने इनोवेशन की बात किया, मार्क्स ने कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की बात किया। इसी को तोड़ने के लिए लुई फिलिप्स ने कहा कि डिसगाइंड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री प्रमोट किया। और इसी चीज़ को तोड़ने के लिए विगपुस थ्योरी में बोला कि हमें इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए डिमांड में और सप्लाई में और प्रोडक्शन फंक्शन में। तो कहीं ना कहीं सब ने इसी मॉडल को, इसी बिजनेस सर्कल को फोकस किया, क्योंकि किसी कंट्री का ग्रोथ करने का मतलब ये होता है कि उस कंट्री में बिजनेस सर्कल पॉवर्टी के जो एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स? इनकम है हमारी, लो इनकम है। अगर लो इनकम है, लो पर कैपिटल इनकम होगी, लो पर कैपिटल इनकम हो तो लो कंजप्शन होगा, लो सेविंग भी होगा। अगर लो सेविंग होगा तो अगेन लो इन्वेस्टमेंट होगा आपका। अगर आपको लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो आउटपुट अगेन आएगा, अगेन कम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आप उसी सर्कल में चलते जाएंगे। तो सिंपल ये कहता है कि अगर भैया किसी कंट्री को डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, तो क्रिटिकल एक सतत, मतलब एक मिनिमम पर आवश्यक प्रयास करने की रिक्वायरमेंट है। थ्योरी को समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दिया हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाना क्या है और किस तरह से आपको समराइज करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देखना है और नॉलेज भी लेनी है फ्रेंड। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं कि बोलता है क्रिटिकल मिनिमम इफेक्ट्स होता क्या है कि सबको इन्वायरमेंट, मतलब इकोनॉमी में सबको आवश्यक रिक्वायरमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इसके समझने के लिए थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। वो दो वर्ड लेके आता है, एक लेता है शॉक्स, एक होता है स्टिमुलस। स्टिमुलेंट्स ये होता है जिसे हम हिंदी में प्रोत्साहन बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं झटके। तो इसको अप्स डाउन बोलते हैं।
इसको बोलते हैं इंसेंटिव जैसा बात करते हैं। तो अगर स्टिमुलेट बोला कि किसी इकोनॉमी का जो ग्रोथ होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, शॉक्स पे और स्टिमुलेंट्स पे। लेकिन ये स्टिमुलेंट्स होते क्या हैं ये भी आपको बताना जरूरी है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात करता है कि कहता है कि हर कंट्री में ये चीज़ें होती हैं, और इन दोनों चीज़ों को एक अलग वे में समझाता हूँ। स्टिमुलेंट्स को ही बोलते हैं, इस स्टिमुलेंट्स को ही बोलते हैं इनकम राइजिंग फैक्टर्स। इनकम राइजिंग फैक्टर मतलब वो प्रोत्साहन वो होता है जो इनकम को राइज करने वाले फोर्सेस होते हैं, फैक्टर होते हैं, और जो इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर होते हैं जो कि शॉक्स होते हैं। तो दो चीज़ समझ गए। अच्छा, फिर बोलता है कि यानी कि इस केस में इंक्रीजिंग आउटपुट होता है, इंक्रीजिंग पर कैपिटल इनकम होती है। कब होती है फ्रेंड? जब स्टिमुलेट्स करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। और जब शॉक्स होता है तो वहाँ पर जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है पर कैपिटल इनकम। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो दोनों वेरिएबल हैं स्टिमुलेंट्स एंड शॉक्स, यानी कि इनकम राइजिंग फैक्टर और इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर, ये होते क्या है, किस तरह से आते हैं? तो वो बोलता है कि आपको दो चीज़ जानना है। ग्रोथ ऑफ एजेंट, किसी कंट्री को ग्रोथ करने के लिए कुछ उसके एजेंट्स होते हैं। जैसे आप अपनी इकोनॉमी समझ लीजिए, एक फार्मर है, प्रोड्यूसर है, सेलर है, बायर है, ट्रेडर है। वैसे ही इकोनॉमी में जैसे कि शुम्पीटर ने बोला कि इनोवेशन, तो इनोवेशन के लिए एंटरप्रेन्योर चाहिए। हाँ, तो इनोवेटर की बात करता है वो। फिर बात करता है जो इन्वेस्टमेंट कर सके, तो वो फ्रेंड्स थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की बात करता है। फिर वो बात करता है एंटरप्रेन्योरशिप की। हर कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप की कमी होती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इम्पॉर्टेंट है। सेविंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये वेरिएबल जो एजेंट हैं, ग्रोथ ऑफ एजेंट हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे इन्वेस्टमेंटर हो, चाहे इनोवेटर हो, चाहे सेविंग हो, ये चीज़ें ही डिपेंड करती हैं विश्व सर्वल पॉवर्टी पे। क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योरशिप रहेगी तो नो डाउट एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? जब सेवर होंगे तो। इनोवेशन होगा तो न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट, न्यू मार्केट एक्सपेंशन होगा। तो कहने का मतलब है कि वो कहता है कि किसी कंट्री ग्रोथ करने के लिए एजेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो कि ग्रोथ ऑफ एजेंट्स ये लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, इन्वेस्टमेंटर होते हैं, सेवर होते हैं। अच्छा, यहाँ तो समझ आ गया है फ्रेंड। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ग्रोथ ऑफ एजेंट किस बेस पे काम करते हैं? किसी भी कंट्री के जो एजेंट्स होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंटर होता है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप होता है, किस बेस पे काम करता है? तो वो एक और वर्ड लेके आता है और उससे बोलता है वो इंसेंटिव्स। तो लिवेस्टिन कहता है कि इंसेंटिव्स होते हैं। अब वो इंसेंटिव कई तरीके का होता है। तो फ्रेंड इंसेंटिव्स यानी कि प्रोत्साहन, समझते होंगे इंसेंटिव। तो कहने का मतलब है कि इंसेंटिव टू टाइप के इंसेंटिव को बांटता है फ्रेंड। वो बोलता है एक जीरो सम इंसेंटिव्स और एक होता है पॉजिटिव सम इंटेंसिव। तो इंसेंटिव्स जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, इंसेंटिव जो कि जीरो सम इंसेंटिव हो सकता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर ये जीरो सम इंसेंटिव क्या होता है और पॉजिटिव सम इंसेंटिव क्या होता है? ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए फ्रेंड। होता क्या है, इकोनॉमी में डिफरेंट पीपल्स हैं और हर लोगों की अपना लिविंग स्टैंडर्ड है। कुछ रिच है, कुछ पुअर है। जो रिच है वो और रिच होना चाहता है, जो पुअर है वो गरीब ही रह जाता है। लेकिन जो मीडियम क्लास है वो इस चीज़ों को एजेंट के रूप में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीरो सम इंसेंटिव होता है वो डू नॉट राइज इनकम, वो इनकम को राइज नहीं करता। मतलब नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करता रहता है, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, सट्टेबाजी लगाना, या स्पेकुलेटिव मोटिव, मतलब मार्केट में ब्याज पे इंटरेस्ट से पैसा कमाना, या
एब्सेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो प्रॉफिट मोटिंग एक्टिविटीज़ नहीं करता, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ नहीं करता, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग एक्टिविटीज़ करता है। तो इस केस में सोशल वेलफेयर नहीं होता, इस केस में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। जिनके पास पैसा है वो अपना और पैसा गेन करने में लगे रहते हैं, यानी कि वो मोनोपोलिस्टिक पावर लाने की बात करता है, सोशल और पॉलिटिकल की बात करता है। जैसा अगर पैसा है तो आप अच्छे से घर बनाएंगे, आप बड़ी बड़ी कार में घूमेंगे, उस कार को घूमना वो आपका प्रॉफिट मोटिव है। आप जुआ खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब एक तरह से ये जो फैक्टर होते हैं सिर्फ प्रॉफिट मोटिव देखते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कि हमें कुछ लेना है। बेसिकली वो लोग ऐसी एक्टिविटीज़, जैसे जीरो सम एक्टिविटीज़, कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर फ्रेंड एक दूसरी है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव सम इंसेंटिव्स। पॉजिटिव सम इंसेंटिव होता है कि जो एजेंट्स होते हैं, वो जो वर्क करते हैं वो पॉजिटिव होता है। जैसे इसमें हमने लिख रखा है फ्रेंड्स, एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ एजेंट, कि पॉजिटिव सम इंसेंटिव वो होता है जो एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ एजेंट होते हैं, या कैपिटल आउटपुट रेशो डिक्लाइन होता है, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, प्रोडक्टिविटी बेटर होती है, एफिशिएंसी आती है, न्यू नॉलेज, न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट जनरेट होते हैं, प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करता है, और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर की बात करता है। स्पेशलाइजेशन लेबर होगा तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट बेटर होगा, और फिर सारी एक्टिविटीज़ सोसाइटी के फेवर में होगी। और एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड थर्सरी सेक्टर होता है, तो यानी कि सेकेंडरी और थर्सरी सेक्टर का एक्सपेंशन होता है। तो फ्रेंड जो पॉजिटिव सम एक्टिविटीज़ होती है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इस विशेष सर्कल को तोड़ने का काम करती है, इस विशेष सर्कल को तोड़ने का काम करती है। सॉरी, तो मैं थोड़ा सा और आपको डेप्थ में ले जाता हूँ फ्रेंड, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो सम जीरो सम इंसेंटिव है और जो पॉजिटिव सम इंसेंटिव है उसको ऐसा कैलकुलेट करेंगे कि जो जीरो सम इंसेंटिव है वो क्या होती है, इकोनॉमी को कम करने वाले फैक्टर्स कह सकते हैं हम, और जो पॉजिटिव सम इंसेंटिव होती है वो इनकम राइजिंग यानी कि स्टिमुलेंट्स कह सकते हैं। तो इसको आप स्टिमुलेंट्स से जोड़ सकते हैं और इसको आप शॉक से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो इंसेंटिव होती है वो दो तरह की हो गई, तो इसे आप जीरो सम बोलेंगे, इसे पॉजिटिव सम इंसेंटिव बोलेंगे, और इसे ही बोलेंगे इनकम राइजिंग फैक्टर, इनकम डिक्रीजिंग फैक्टर। ओके, अच्छा, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो किसी कंट्री को रन कराने के लिए दोनों वेरिएबल को साथ साथ चलना जरूरी है, ऐसा नहीं कि इंसेंटिव हो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर पॉजिटिव सम इंसेंटिव हुआ, मार्केट में कोई प्रोडक्शन हुआ तो उसको खरीदेगा कौन? यानी कि कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो कि परचेज करेंगे। आपकी इनकम राइज हुई, एम्प्लॉयमेंट दिया, प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन को सेल कहाँ करेंगे? तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं। अच्छा, इसी चीज़ को समझाने के लिए प्रोफेसर लेविनस्टीन ने एक ग्राफ के साथ समझाया। वो कहता है, हम यहाँ पर एक ग्राफ लेते हैं फ्रेंड्स, वो ये कहता है यहाँ पर कैपिटल इनकम है और इंक्रीजिंग इनकम ग्रोथ है, दो चीज़ है, और यहाँ पर है पर कैपिटल इनकम इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन। तो यहाँ पर डिक्लाइन लिया हुआ है हमने, यहाँ पर ग्रोथ लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ध्यान समझना चाहता हूँ, एक है स्टिमुलेंट्स जो कि इनकम राइजिंग फैक्टर है। तो जो इनकम राइजिंग फैक्टर है, स्टिमुलेंट्स है, उसको हमने ले लिया क्या फ्रेंड, एस एक्स, ये जो, ठीक है, एक्स टी, ये जो लिया हमने एक राइजिंग फैक्टर कर्व ले लिया, और ये जेड टी, इसे हमने डिप्रेसिंग फैक्टर से डिप्रेसिंग फोर्सेस लिया। तो कहते हैं कि इकोनॉमी में दो तरह की फोर्सेस हैं, राइजिंग फैक्टर और डिप्रेसिंग फैक्टर। यहाँ पर हमने इनकम डिक्लाइन लिया हुआ है, यहाँ पर इनकम इंक्रीजिंग लिया हुआ है। इंक्रीजिंग करने वाले फैक्टर, डिक्लाइन करने वाले फैक्टर और इंक्रीजिंग वाले फैक्टर है। अच्छा, ये जो 0.45 की लाइन है फ्रेंड, ये दिखाती है डिप्रेसिंग फोर्सेस और राइजिंग फोर्सेस के रेशो को।
जो कि 45 मंथ्स को दिखाती है। ठीक है, अच्छा मान के चलो फ्रेंड आप ई पॉइंट पे हैं जहाँ पर आप सस्टेनेबल लेवल पे हैं, राइजिंग फैक्टर, राइजिंग फोर्सेस एंड डिप्रेसिंग फोर्सेस इक्वल है, याद रखना। अब मैं बोलता हूँ कि मान के चलो इकोनॉमी में ओ एम ये फैक्टर इतना इन्वेस्टमेंट होता है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स की बात कर रहा है कि आप अगर इतना इंक्रीज करते हैं तो इकोनॉमी में ग्रोथ कितना हो रहा है। आप देखें यहाँ पर आइए, इसको हमने जी माना है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस केस में फ्रेंड देखिए अभी क्या हुआ, जब आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एफ ए ये क्या हुआ, राइजिंग फैक्टर है, ओके। लेकिन ये जो है जेड टी, देखो जेड टी ये डी एफ है, तो डी एफ इज़ ग्रेटर देन एफ ए, यानी कि यहाँ पर जो है जेड टी इज़ ग्रेटर देन ई एक्स टी है, यानी कि जो राइजिंग फोर्सेस है वो कम है डिप्रेसिंग फोर्सेस से। तो इस केस में क्या होगा कि एक जो ऑटो लेवल का, एक जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप जो एजेंट्स है वो प्रोसेस कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है जीरो सम इंसेंटिव यानी कि डिप्रेसिंग फैक्टर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे आपकी इकोनॉमी को नीचे लाएंगे, ए बी सी डी और फिर ई पे आ जाएंगे। यानी कि ये अगर शॉक्स का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा इस फैक्टर का, यानी कि इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस के अगर फोर्सेस ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमी फिर से उसी पे आ जाएगी। तो आपको उतना यानी कि उतना इन्वेस्टमेंट करना है जितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ है। हमें थोड़ी देर के माने यहाँ पर कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज़्यादा है, पॉपुलेशन एक फैक्टर है जो कि जीरो सम फैक्टर होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो कंजप्शन ज़्यादा होगा, सेविंग कम हो जाएगी, तो बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन बेटर हो गया। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट और इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट है तो ऑटोमेटिकली सेविंग पर कैपिटल इनकम वगैरह सब डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। तो लिविंगस्टीन ने ये बोला है कि अगर आपको ये क्या है, झटके हैं, शॉक्स है, और ये क्या है, स्टिमुलेंट है। अगर दोनों स्टिमुलेंट्स इज ग्रेटर देन शॉक्स तब तो क्या होगा, मान चलो आप ओके इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्रेंड, ओके अगर इतना इन्वेस्टमेंट होता है मार्केट में, इकोनॉमी में, तो आप जी पे आते हैं जो कि यहाँ से इस लेवल पे यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाता है। तो सस्टेनेबल लेवल जो है आपका इकोनॉमी के यहाँ आ जाता है और जीडीपी बेटर हो जाता है। इसके आने के बाद ये फैक्टर देखो इंक्रीजिंग जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो यानी कि जब राइजिंग फोर्सेस इज ग्रेटर दैन डिप्रेसिंग फोर्सेस देन इकोनॉमी मूव करेगी, बूम करेगी और बहुत आगे जाएगी, तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी। यानी कि ये सिंपल ये कहना चाहता है कि जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर इफेक्टिव है, इस बात को देखने की ज़रूरत है और उस पर कितना मिनिमम प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर आप इतना मिनिमम प्रयास करेंगे तो नीचे आ जाएगा, अगर आपको प्रयास इतना करने की ज़रूरत है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स इतना करने की ज़रूरत है, ओके है ऑप्टिमम पॉइंट, इस पर करेंगे तो इकोनॉमी बेटर होगी। क्लियर, ओके। इसी चीज़ को दूसरे वे में समझाया उसने कि मान चलो ई एक फेस 1 एरिया 1 है जो कि एक लो लेवल है, ये मीडियम लेवल है सेकंड एरिया और एरिया 3rd लेवल है। वो सिंपल यही बात करता है कि मान चलो आप ओ ए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ओ बी पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट ओ बी, अगर ओ ए करते हैं तो आप ओ बी पहुँच जाएंगे। अगर ओ बी पर इन्वेस्टमेंट अगेन करते हैं तो आप सी पर पहुँच जाएंगे। और इसी टाइम अगर सी डी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो ये जो एरिया है 3rd एरिया जो कि ऑप्टिमम एरिया है, जो कि ये क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स की एरिया है, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट की एरिया है, इसको क्रॉस कर जाएगा।
अदरवाइज अगर इसी टाइम सीडी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ये नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसने समझाया क्या कि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, किस टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अगर प्रोत्साहन इंसेंटिव, अगर इन्वेस्टमेंट एक ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी नीचे की तरफ आएगी। यानी कि इसी चीज़ को इन्होंने दूसरे तरीके से समझाया। दो क्लियर हो गया, समझे? अच्छा, इसको ऐसे समझिए फ्रेंड कि आप किसी चीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन जितना लगाना चाहिए अगर आप उतना नहीं लगा पाते इन्वेस्टमेंट तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो उसको रन कराने के लिए प्रॉपर आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यानी कि एक लेवल के बाद अगर नहीं लगाते तो आपका बिजनेस, आपकी इकोनॉमी बैकवर्ड्स आ जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है फ्रेंड्स, नोट डाउन प्लीज़। फ्रेंड एक और बात करता है वो कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और पर कैपिटल इनकम का ग्रोथ में जो रिलेशन होता है वो फंक्शन होता है। यानी कि पर कैपिटल इनकम इज़ ए फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो उन्होंने दो चीज़ दिखाया फ्रेंड। उन्होंने दिखा, यहाँ पर लिखा, हमने क्या लिखा हुआ है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और नेशनल इनकम ग्रोथ। ओके, और यहाँ पे हमने लिया हुआ है लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो यहाँ पर एक लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, यहाँ पर है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने, ठीक है, ये ON हमने N जो है वो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करती है फ्रेंड्स। और जो एक दूसरा ग्राफ है ये P कर्व जो है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने एक चीज़ सुना होगा, सोशल कैपिलरिटी थीसिस है। और एक चीज़ आपने और पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी, मैकेनिज्म ट्रांसमिशन, या आपने पढ़ा होगा कि जिस तरह से जीडीपी बेटर बढ़ती है उस तरह से पॉपुलेशन भी बढ़ती है। अनडेवलप्ड कंट्री में डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होती है। डेवलपिंग कंट्री में डेथ रेट डिक्लाइन होती है, बर्थ रेट हाई रहती है। डेवलप कंट्री में डेथ रेट बर्थ रेट दोनों ही कम हो जाती हैं। तो अलग अलग आपने स्टेजेस पढ़ रखे होंगे। तो उसी स्टेज की बात करता है कि अगर आप अंडर कंट्री में हैं तो वहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट हाई है और वहाँ पर जीडीपी बहुत लो है, लिविंग स्टैंडर्ड लो है, पर कैपिटल इनकम लो है, सेविंग रेट वहाँ पर बहुत लो होगा, वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन सब सेक्टर बेटर होगा, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में रहेंगे आप। अगर इस विशेष सर्कल को तोड़ देते हैं और उसको पॉपुलेशन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, जिस रेशो में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है उसी रेशो में जीडीपी उससे ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8 बढ़ती है लेकिन जीडीपी 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ती है। तो यही से समझाना चाहता है कि एक टाइम के बाद क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है या पॉपुलेशन कम हो जाती है, जीडीपी तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन स्टार्टिंग में जो रिलेशन होता है वो दिखाता है कि मान के चलो, कहता है कि ए पॉइंट है जहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और नेशनल इनकम की ग्रोथ इक्वल है, और यहाँ पर लेवल ऑफ नेशनल इनकम ए पॉइंट पे कंस्टेंट है। ओके, अब बोलता है कि अगर आपकी कंट्री में जीडीपी OYA हो जाती है, ठीक है, OYA हो जाता है, आपकी कंट्री में जब जीडीपी OYA हो जाता है तो यहाँ पर 1% देखिए आप, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ 1% हो रही है, ठीक है, और ये भी देखो 1% हो रही है, लेकिन दोनों में क्या है, गैप है। यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ इज नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ, नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ है फ्रेंड, प्लीज नोट डाउन। पॉपुलेशन ग्रोथ इज लेवल ऑफ नेशनल इनकम, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर दिखाया रखा है। तो इस पॉइंट पे देखेंगे कि OYB तो यहाँ पर
1% है, लेकिन यहाँ पर नेशनल इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अगेन OIC पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो नेशनल इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ा, 1% बढ़ा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2% हो गई, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ 2% हो रही। जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है। कहा जाता है कि जैसे जैसे कंट्री में GDP बेटर होती है, पर कैपिटल इनकम बेटर होती है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड। तो लेकिन एक रेशियो के बाद उसको पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है। फिर बोलता है कि अगर इसी रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ती है तो मान के चलो आप YC पे आते हैं, तो देखिए ये 3% हो जाता है, और जहाँ पर फिर से सस्टेनेबल आ जाता है, जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और नेशनल इनकम ग्रोथ रेट इक्वल हो जाती है। अगर इसके बाद देखा जाए तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है, कम हो जाती है, और नेशनल इनकम तेज़ी से बढ़ती है। तो इस ट्रेंड ई पॉपुलेशन को पढ़ने का रीज़न क्या था? तो जो लिबस्टीन है वो ये कहना चाहता है कि आपको किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कितना करना है, उस पॉपुलेशन की ग्रोथ को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। वो कई अलग अलग प्रोजेक्शन देता है, और वो कहता है कि अगर मान लो 3% 2% की ग्रोथ रेट करनी है तो 13% आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अलग अलग वो प्रोजेक्शन देता है। उसने ये प्रूव करने का प्रयास किया है कि किसी कंट्री में जहाँ पर विशेष सर्कल पॉवर्टी है, जहाँ पर लो कैपिटल, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज पॉपुलेशन है, उस कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए कि इकोनॉमी इस सर्कल से बाहर आए। वो कहता है कि इस सर्कल से बाहर आने के लिए 2 फैक्टर होते हैं, जो कि स्टिमुलेंट्स एंड शॉक्स है, और इन दोनों से रिलेटेड 2 हैं, सम इंसेंटिव्स एंड पॉजिटिव इंसेंटिव्स होते हैं। और इन्हीं दोनों चीज़ों को मिलाकर के वो बोलता है कि 2 फैक्टर होते हैं। इन्हीं दोनों फैक्टर पर किसी कंट्री का ग्रोथ डिपेंड होता है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी हो रही है उससे अगर कम ग्रोथ रेट, कम इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी क्या होगी, पीछे की तरफ आ जाएगी। अगर उससे ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी मूव कर जाएगी, ऊपर की तरफ है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैंने एक समराइज करने का प्रयास ये किया है कि जो लिबस्टीन है उसने फोकस किया है 3 चीज़ों पे, कि ग्रोथ एजेंट कौन होते हैं, इंसेंटिव कैसे दिया जाए, किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, और उसको कैसे बैलेंस करना है, मैनेज कैसे करना है। और एक प्रोजेक्शन देता है कि अगर पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ रहा है तो हमें इस रेट से इन्वेस्टमेंट, उसके कितने % रेट से हमें इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। कंक्लूजन इसका यही है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं बिग पुश थ्योरी को उसने बोला कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन इसने बताया कि नहीं, हमें एक मिनिमम आवश्यक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी के भी क्रिटिसिज्म होंगे, जैसा कि ये डेथ रेट, बर्थ रेट की बात करता है, जिसको असर करना मेजरमेंट की बात नहीं होती है। फिर बोलता है कि अप्स डाउन आते हैं, शॉक्स आते हैं, स्टिमुलस पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी फैक्टर होते हैं जो इकोनॉमी को रन करवाते हैं। इसने गवर्नमेंट को निगलेक्ट किया है, और भी बहुत सारे आप इसको पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बेसिकली जो एजम्पशंस हैं उसी एजम्पशंस को आप डिनाई कर देंगे तो इसका क्रिटिसिज्म पॉइंट बन जाते हैं। और फाइनली मेरा कंक्लूजन ये है फ्रेंड्स कि हर थ्योरी की कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। इस थ्योरी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि ये कहना चाहता है कि नो डाउट कि हर कंट्री, अनडेवलप्ड कंट्री में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन हर साल जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। हर साल कितने ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है, तो जितने हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं उतना एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उतनी आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज क्या होगा कि ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी। और कहीं ना कहीं फिर जब डिपेंडेंसी, जब तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नो डाउट कि सेविंग रेट और कैपिटल फॉर्मेशन और लो पर कैपिटल इनकम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम इसी विशेष सर्कल में पड़े रहेंगे। इसे तोड़ने के लिए हमें पॉपुलेशन को ग्रोथ को रोकनी होगी, किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी बात कि किस तरह से इंसेंटिव को, प्रोजेक्टिव को, गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारी इकोनॉमी बेटर कंडीशन में पहुंच जाए फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये छोटा सा लेक्चर लिबस्टीन का मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।